नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग 1000 वाला सीरीज कर रहे थे जीके जीएस के लिए 1000 का सीरीज, तो उसमें हम आगे देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 1000 मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज का टॉपिक है उसके लिए रिवीजन फॉर्मेट में हम लोग ऑनलाइनर में करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 101 से हम लोग ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कर चुके हैं पार्ट वन में। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप नहीं देखे हैं तो आप शुरू से देखिए, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एवरग्रीन जो प्रश्न होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम बिना लिए। तो जब लोहे की छड़, एक नंबर प्रश्न है कि जब लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण छड़ गर्म हो जाती है तो ऊर्जा ऊष्मा का जो संचरण है कौन सी विधि से हुआ। तो देखिए ऊष्मा का जो संचरण है वो कौन सी विधि से होता है, चालन विधि से। चालन विधि होता है कि पहले एक पार्टिकल गर्म होगा, फिर वो आगे वाले को गर्म करेगा, फिर वो आगे वाले को गर्म करेगा, ऐसे सम चलता है, इसको चालन विधि कहते हैं। यह संवहन विधि होता है कि एक साथ सब पे, तो संवहन विधि होता है। लेकिन ये चालन विधि कैसा होता है, लोहे का छड़ जो गर्म होगा वो किस विधि से होगा, तो चालन विधि से होगा। उसके बाद देखिए कि देखते हैं कि 102 नंबर प्रश्न है कि सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण है सोडा लाइम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सेक्सटेंट बनाने के लिए क्या मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, तो मतलब क्या किस लिए प्रयोग किया जाता है सेक्सटेंट का। तो दो बिंदु द्वारा बनाए गए कोण को मापने के लिए, मतलब दो रेखाएं हैं, दो बिंदु है, तो उसके द्वारा जो बनाए गए सबसे छोटे कोण को मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक 105वां प्रश्न है, कपड़ा सुखाने के लिए मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, वीवीआई प्रश्न है। इसमें जितने प्रश्न कराए गए हैं सब वीवीआई, 1000 प्रश्न जो निकाले गए हैं, तो लगभग लाखों प्रश्न के बाद आपको छांटकर इसको 1000 प्रश्न में किया गया है, तो सभी वीवीआई ही है। कपड़ा सुखाने के लिए जो अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत पे कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो सुखाने के लिए जो क्या करता है, मशीन बाहर की तरफ फेंकता है, जिससे पानी बाहर उड़ जाता है और बीच में कपड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से वो सूख जाता है, पानी बाहर की तरफ फेंक देता है। उसके बाद देखिए 106 नंबर प्रश्न है कि सितार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो सितार बजाने वाला जो सितार होता है हाथ से उसको बजाया जाता है। तो देखिए वो यांत्रिक ऊर्जा, हाथ से बजाया ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा है, उसको किस रूप में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। अब माइक्रोफोन जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन जो है विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन मतलब माइक जिससे हम अभी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं वो भी तो विद्युत ऊर्जा को जो है कि ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। नहीं, माइक का मतलब वो स्पीकर जो माइक फोन वाला होता है वो वाला, ठीक है। उसके बाद जो डायनामो, डायनामो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। पानी में शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है, तो यकृत में जो है कि ये स्टोर होता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन परिवर्तित होकर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई पर जाने पर रक्त के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रक्त का दाब जो है बढ़ने लगता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने के बाद एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से रक्त में दबाव जो चाप बढ़ने लगता है। ई कचरे में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है, तो कैडमियम की होती है। इलेक्ट्रिक कचरा जो होता है उसमें कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने का जो है कि संकट रहता है। उसके बाद देखिए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस शब्द का उल्लेख मिलता है, तो 250 बार जो है कि 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है, यानी सबसे अधिक किसका मिलता है, इंद्र का नाम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया था, तो इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। मौर्यकालीन व्यापारिक जहाजों को का सर्वाधिक जो उल्लेख है किस अभिलेख में मिलता है, तो सोपारा अभिलेख जो है इसमें मौर्यकालीन व्यापारिक जो जहाजें हैं उनका उल्लेख मिलता है। उसके बाद प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो 13वां जो शिलालेख है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें धम्म परिवर्तन के बाद अब वो मतलब कि कर देता है कि अब वैसे नहीं होगा, अब धम्म चलेगा, युद्ध नहीं धम्म। उसके बाद है कि 117 नंबर कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है, विष्णुगुप्त जी। कौटिल्य का जो ओरिजिनल नाम था वो विष्णुगुप्त था। उसके बाद कौटिल्य को किस नाम से व अन्य नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य। तो ये तीन नाम हो गया, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है, तो विशाखदत्त की रचना है। इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका मेगास्थनीज की जो है की रचना है।
उसके बाद देखते हैं कि हर्षचरित्र जो है किसकी रचना है, तो बाण भट्ट के हर्षचरित्र जो है रचना है, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उसके बाद अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि का। अष्टाध्यायी पाणिनि याद रखना है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है। उसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वैशाली में बनाई थी। उसके बाद 125 नंबर प्रश्न है कि घनानंद को किसने पराजित किया था, तो घनानंद को किसने पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो उसके बाद देखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, किसकी मदद से की थी, तो आपको पता है विष्णुगुप्त की मदद से। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, उसको बोलिए। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा थी। इसको किसने बसाया था, तो याद रखना है उदयन ने। उसके बाद देखिए मौर्य वंश में, मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत क्या था, तो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू। उसके बाद मौर्य काल की राजकीय भूमि का प्रबंध कौन करता था, तो सीताध्यक्ष जो था। राजकीय भूमि मतलब कि जो सरकारी भूमि है उसका जो प्रबंधन कौन करेगा, तो सीताध्यक्ष उसका नाम था, सीता अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। उसके बाद तुलु वंश का संस्थापक कौन था, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तुलु वंश का संस्थापक कौन था, वीर नरसिंह। ठीक है। कृष्ण देव राय जो किस वंश के शासक थे, तुलु वंश के, इसलिए इम्पोर्टेंट है, किसने किया था, वीर नरसिंह। उसके बाद कृष्ण देव राय के दरबार में कौन रहते थे, तो अष्टदिग्गज। यही पूछतेगा कि शिवाजी के अथी में तो कौन था, अष्टप्रधान। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जामवंती कल्याणम की रचना किसकी है, तो कृष्ण देव राय की है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अगला जो प्रश्न है कि माल्यद अमुक्त माल्यद रचना किसकी है, तो कृष्ण देव राय, ये भी कृष्ण देव राय की रचना है। उसके बाद जमवंती कल्याणम, ये भी कृष्ण देव राय की रचना है। तेनालीराम किस राजा के दरबार में रहते थे, तो ये भी कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम जो शासक उसे किसे माना जाता है, तो उसे कृष्ण देव राय को माना जाता है, जो कि तुलु वंश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है, हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी, ध्यान रखना है, इसलिए तुंगभद्रा याद रखना है, हम्पी के जो बगल में मतलब था, तुंगभद्रा नदी के बगल में हम हम्पी। उसके बाद देखिए 140 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण देव राय ने अपनी पत्नी के लिए कौन सा नगर बसाया था, तो नागलपुरम। ठीक है, कृष्ण देव राय ने अपनी पत्नी के लिए नागलपुरम को बसाया था। उसके बाद देखिए कि प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी के किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर मिट्टी से जाना जाता है, बांगर। ठीक है, नई को कछारी या खादर। ठीक है, उसके बाद जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है, खादराई। क्या उसके बाद कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी होती है, महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कपास काली मिट्टी, कपास से काली, याद रखना है। उसके बाद काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी निर्माण किस चट्टान से होता है, तो बेसाल्ट चट्टान यानी आग्नेय चट्टान से। ठीक है, काली मिट्टी का विस्तार के राज्य में अधिक सर्वाधिक है, महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, निक्षालन से होता है। लेटेराइट जो मिट्टी है ये निक्षालन से बनती है, निक्षालन मतलब डिके से। ठीक है, उसके बाद जो है कि चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अच्छी है, तो लेटराइट मिट्टी जो है सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है चाय की खेती के लिए। उसके बाद प्रश्न है कि अ, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदियाँ ज़्यादा है तो जलोढ़ मृदा ज़्यादा ही होगी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि 150 नंबर प्रश्न है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो उर्वरक के उत्पादन से जो है भूरी क्रांति का संबंध है। उर्वरक, भूरा भूरा उर्वरक होता है तो भूरी क्रांति उर्वरक से। उसके बाद नीली क्रांति जो है मत्स्य, नीली मतलब समुद्र में रहने वाला, तो मछली जो है समुद्र में रहती है, समुद्र नीला होता है, तो नीली क्रांति किससे, मत्स्य से। श्वेत क्रांति दूध श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न यानी जो कि जितना सारा फसल है उस सब से, तो उससे हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से। उसके बाद लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर दोनों लाल होता है, तो लाल क्रांति हो गया। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, याद रखना है, पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से होता है। उसके बाद गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी। के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो जो एथी रहता है, क्या बोलते हैं उसको, विकास परिषद में, तो उसके लिए बनाया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के देखभाल के रूप में। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर। यह एक जो है कि गैर संविधिक निकाय है,
उसके बाद देखते हैं कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान किस सूची का है, तो समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में, यानी कि बिहार मतलब कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे लॉ बना सकता है अपना अपना लिए। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो रूस से ली गई थी। पामीर का पठार कहाँ स्थित है, तो मध्य एशिया में जो है कि पामीर का पठार स्थित है। उसके बाद देखिए पामीर का पठार को किस नाम से जाना जाता है, तो विश्व का छत के नाम से जाना जाता है। ग्रेट जो बैरियर रीफ है कहाँ अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो ये मूंगा चट्टान है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है अलग अलग। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है। अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। उसके बाद भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को ये क्वेश्चन आया हुआ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली, ये गलत मार के आए थे हम। ज्वालामुखी को कहा जाता है। उसके बाद विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी, ये कहाँ है, तो चीन में है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 170 कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है कौन सी झील है, बैकाल झील है। उसके बाद अगला प्रश्न है 171 कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जो है जोड़ती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, भारत और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि जो है अलग करती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन से जोड़ती है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर, स्वेज कनाल। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, उसके बाद है बेरिंग स्ट्रेट, तो मैंने बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, सबसे लंबी नदी नील नदी। उसके बाद अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है, दक्षिण अमेरिका में बहती है अमेजन नदी। उसके बाद भारत का रूर किसे कहा जाता है, भारत का रूर मतलब जहाँ कोयला ज़्यादा होता है, जर्मनी के जो जहाँ ज़्यादा होता है वह उसको रूर प्रदेश कहा जाता है। तो उसी के तर्ज पे भारत का रूर प्रदेश जो है छोटा नागपुर, यहाँ भी बहुत ज़्यादा कोयला मतलब उत्पादित किया जाता है, इसलिए इसको मैंने कोल रिच क्षेत्र है, तो इसलिए इसको रूर कहा जाता है। कथक नृत्य संबंध किस राज्य से, तो उत्तर प्रदेश राज्य से है। उसके बाद कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे है, तो आंध्र प्रदेश से है। ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है। उसके बाद कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से। कथकली, कथक केरल, कथक केरल। ठीक है, इसमें कथा को दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु से है। उसके बाद मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, केरल से है। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है, 8 है। उसके बाद यक्षगान नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक से है। उसके बाद ध्यान रखना है कि लावड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से है, ये लोक नृत्य है। उसके बाद गरबा जो लोक नृत्य है ये कहाँ कहाँ से संबंधित है, गुजरात का गरबा, ये तो ध्यान रहेगा, गुजरात गरबा नवरात्रि में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखिए राउफ नाच जो नृत्य है, ये राउत छत्तीसगढ़ से। ठीक है, उसके बाद राउफ जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद घूमर नृत्य जो है राजस्थान से है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 190 नंबर कि बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से, तो असम राज्य से जो है बिहू का संबंध है। ऐसे बहुत सारे बिहू नृत्य होता है, भोगाई बिहू, ऐसे ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन जो बिहू मेन नृत्य है वो असम से है। उसके बाद भांगड़ा जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब से संबंधित है। डांडिया जो रास है किस नृत्य से संबंधित है, डांडिया पीछे बता चुके हैं, तो गुजरात से। डांडिया रास भी गुजरात से ही। कालबेलिया जो है, कालबेलिया जो है राजस्थान से। उसके बाद 194 प्रश्न देखते हैं, तो छऊ नृत्य का संबंध किससे है, झारखंड से है। छऊ भी बहुत सारे मतलब राज्यों का लोक नृत्य है, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, जैसे झारखंड है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि 195 गरुड़ पुराण में किस देवता का उल्लेख है, तो विष्णु का उल्लेख है। विष्णु देवता जो है विष्णुदेव, उनका उल्लेख जो है गरुड़ पुराण में है। बहुत खतरनाक पुराण है जी, इसमें सबकी सजा के बारे में दिया जाता है, इस पे कई मूवी बना है। उसके बाद देखते हैं मुंडको उपनिषद में किस शब्द का उल्लेख है, तो सत्यमेव जयते का उल्लेख है। जो सत्यमेव जयते का आएगा प्रश्न कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से, मुंडकोपनिषद। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है।
ठीक है। इसमें त्रिपिटक में आता है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, तो इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? कल्पसूत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो कुरान जो है इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है। वैसे वैसे ही जो है ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो बाइबिल है। तो यहाँ से हमारा जो 100 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में और 100 करके टोटल हम एक 1000 जो है कि हम लोग प्रश्न जो है कंप्लीट करेंगे। ये सारे बहुत वीवीआई प्रश्न हैं, तो सभी को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इसमें हो जाता है तो कुछ काम भी करते रहिए, सुनते रहिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम से पहले जरूर है कि एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आधा 1 घंटा में आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं कीजिएगा तो मेरा एग्जाम है तो हमको तो करना ही है। ठीक है।